The first Indian to be allowed passive euthanasia has died after over 13 years in a coma. On March 25, Harish Rana was cremated in Delhi. His case marked a rare real-world application of a legal principle that had largely stayed on paper. After years with no medical improvement, his family had approached the Supreme Court of India. The court allowed withdrawal of life-sustaining treatment while mandating continued palliative care to ensure a dignified and natural end. The process was carried out under strict medical supervision at All India Institute of Medical Sciences. A specialized team oversaw the gradual withdrawal of artificial nutrition and respiratory support. The objective was controlled, ethical, and medically compliant end-of-life care. Rana had been in a coma since 2013 following a fall during his student years. Over time, doctors confirmed that recovery was not possible. His parents continued care for more than a decade before seeking legal intervention. The ruling builds on earlier legal groundwork from the Aruma Shanbaug judgment, where passive euthanasia was recognized but rarely implemented. सुप्रीम कोर्ट में हरीश राणा करके एक युवा था, स्टूडेंट था, जो 2013 में पीजी के 4th फ्लोर से गिर गया था। उनको सीरियस हेड इंजरी हुई थी और वो इंटेंसिव सपोर्ट पे था। उनको ट्रेकियोस्टोमी भी की हुई थी और जीजेटोमी भी की हुई थी फूड देने के लिए। तो ये दोनों से वो चल रहा था, लेकिन अब 13 साल 14 साल हो गए। उनकी केयर लेने वाले उनके पेरेंट्स हैं और वो कॉन्शियस भी इतना नहीं था, तो ब्रेन डेड जैसा भी था और माँ बाप उनके पेरेंट्स उनकी सेवा करने 13 साल हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैसिव यूथनेसिया के लिए एप्लीकेशन किया था। तो आज मानवता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो उनको पैसिव यूथनेसिया की जो परमिशन दी है, मैं उनको अभिनंदन करता हूं कि माँ बाप बेचारे 13-14 साल के सर्वाइव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 मेडिकल बोर्ड की भी एडवाइस ली है कि इसमें क्या हो सकता है, और वो मेडिकल बोर्ड ने भी अच्छी एडवाइस दी है कि ऐसे वेजिटेटिव लाइफ जी रहा है, सब पूरी फैमिली एक प्रसाद से परेशान है, इसलिए उनको पैसिव यूथनेसिया देके एम्स में दाखिल करके धीरे धीरे अपना ह्यूमैनिटी के साथ उनको मरने की जो परवानगी की दी है पैसिव यूथनेसिया की, मैं सबको अभिनंदन करता हूं। और जो भी ऐसे केस आते हैं तो उसमें कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका निर्णय अच्छा ले, जल्दी ले, तो क्योंकि ये 2011 में जब हमारी एक नर्स थी अरुणा शेनबाग करके, उनका केस में भी ऐसा हुआ था कि वो उसके ऊपर हमला हुआ था और हॉस्पिटल में उसको हेड इंजरी हुई थी। वो भी 10-15 साल तक वो बेड रिडन थी, तो उनके लिए भी 2011 में एक वर्डिक्ट आया था। इसके बाद एक दूसरा वर्डिक्ट आया है। तो ऐसे जैसे केस है कि जो वेजिटेटिव स्टेज में है, पूरा फैमिली उसमें फैमिली बर्डन बढ़ रहा है, उसकी सेवा करने वाले पेरेंट्स बूढ़े होते हैं, तो ऐसे केस में जो रिकवरी की शक्यता बहुत कम है। तो ऐसे में आपने गवर्नमेंट भी एक रूल्स लाए और यूथनेसिया के लिए, पैसिव यूथनेसिया के लिए सुप्रीम और गवर्नमेंट को कोई एक गाइडलाइन बनाए तो अच्छा रहेगा। तो बार बार हर एक लोगों को कोर्ट में ना आना पड़े और एक सिंपल सी गाइडलाइन होगी, उसकी मेडिकल बोर्ड या गवर्नमेंट उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि ये स्टेज है, तो ऐसी पॉलिसी बनेगी तो बार बार कोर्ट से जाना नहीं पड़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं जो वेजिटेटिव बेड रिडन लाइफ जी रहे हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव को एक राहत मिलेगी। सर, पहले आईएमए में भी इस मुद्दे पर कई बार बात कर चुका है, तो इस पर भी आप लोग कुछ आगे करेंगे? हमने पैसिव यूथनेसिया के लिए पहले भी सरकारों को लिखा है, जरूर पड़ेगी तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट दिया है और वो लोग भी इसमें देखेंगे। तो हमारी विनती है सरकार से ही है कि एक पॉलिसी बना जाए कि ऐसे ऐसे केस है, 140 करोड़ में ऐसे कुछ ना कुछ केस मिलते जाते हैं, तो हर बार हर व्यक्ति को न्याय लेने के लिए हमारे बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो उनका पैसों का भी खर्च होता है, कोर्ट का भी टाइम इतना लेना पड़ता है। तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, तो परमानेंट पॉलिसी होगी
तो उसमें कोई दरकार नहीं होती। मैं गवर्नमेंट से विनती करता हूँ और हम IMA से एक लेटर भी लिखेंगे कि इस पे ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाए, तो ऐसे जितने भी केस है या आने वाले हैं तो उनके लोगों को बार बार कोर्ट जाके वर्डिक्ट लेना नहीं पड़े और उनके प्रक्रिया में झड़प आए। और ऐसे लोग जो फैमिली पूरा उनके साथ इन्वॉल्व होता है, फैमिली के साथ इतना इकोनॉमिकल सोशल सब बर्डन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को राहत मिले, इसलिए कि ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए। Rana's case moves that principle into execution. The court also flagged the need for a clearer legal framework. At present, decisions rely heavily on judicial oversight and case-specific approvals. That creates delays and uncertainty for families and hospitals. From an India perspective, this case sets a precedent. It defines how passive euthanasia can be carried out within legal and medical boundaries. It also raises a practical question whether India now needs a formal law to standardize such decisions. Because going forward, similar cases will not be exceptional, and the system will need clearer rules, not just one-off judgments.